गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज की मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, उस जगह हमेशा खामोश रहा करो, उस जगह हमेशा खामोश रहा करो जहां दो कौड़ी के लोग अपना गुण गाते हैं, जहां दो कौड़ी के लोग अपना गुण गाते हैं। दोस्तों, उस जगह पर इंसान को हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां पर दो कौड़ी के लोग जो ये चाहते हैं कि हमारे गुण, जो अपना गुणगान करते हैं, वहां पर हमेशा चुप रहना चाहिए। दोस्तों, हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, दो कौड़ी के लोग लोग सिर्फ कहने का काम करते हैं, उनका काम है कहना। दोस्तों, आप जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हो उस पर हमेशा बढ़ते रहो। दोस्तों, यही हमारे इन वीडियो की आपको जो सहायता की जा रही है वह भी दोस्तों आपके करियर के लिए। दोस्तों, स्पेशल रीड पटवार और दोस्तों ये जो कल और आज का जो मैंने एनसीईआरटी की 11वीं क्लास से वीडियो से लिए हैं, कल संवैधानिक विकास जो 1857 से पहले 1858 का पहले हुआ था वो विकास पढ़ लिया हमने दोस्तों। और आज उसके आगे हम पढ़ेंगे 1858 से लेकर के 1935 1947 तक की भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, इनमें क्या विशेषताएं थी, क्या मुख्य मुख्य अंग्रेजों ने भारत में प्रावधान करना स्टार्ट किया, किस प्रकार भारत का संविधान बना, ये मैंने सारा कंटेंट दोस्तों 11वीं में एक पुस्तक है स्वर्णिम भारत का इतिहास नाम पुस्तक से लिया है। दोस्तों, आप इसको भारत का इतिहास में भी जोड़ सकते हो, आप इसको भारतीय संविधान में भी जोड़ सकते हो। दोस्तों, आप इसको एक कंपटीशन में भी जोड़ सकते हो। दोस्तों, और ये 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सभी तक पहुंचाने का प्रयास करें। अंत में यही कहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के वीडियो की शुरुआत दोस्तों मैं करता हूं भारत शासन अधिनियम 1858 से, भारत परिषद शासन अधिनियम 1858 से। दोस्तों, जब 1857 की क्रांति होती है भारत में और वह क्रांति विफल हो जाती है, उसके तुरंत बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटेन का ताज या ब्रिटेन की साम्राज्ञी या ब्रिटेन का सम्राट ले लेता है। दोस्तों, और उस समय ब्रिटेन का सम्राट महारानी विक्टोरिया थी। दोस्तों, महारानी विक्टोरिया 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा करी थी। दोस्तों, उस घोषणा में उन्होंने दो बातें बोली थी। एक थी महारानी विक्टोरिया का भाषण था दोस्तों, जो कि उस 1 नवंबर 1858 को हुआ था। दोस्तों, इस भाषण में उन्होंने कहा था कि भारतीयों के भौतिक और नैतिक उन्नति पर प्रयास किए जाएंगे। दोस्तों, भारतीयों की भौतिक और नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाएंगे, बात बोली थी। भारतीयों के भौतिक और नैतिक उन्नति का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को लोक सेवाओं में शिक्षा के आधार पर भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय जो नागरिक है उनमें जो योग्यताएं होगी और जो उनकी शैक्षिक स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग उनको लोक सेवाओं में नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, ये बात भी इस भाषण में कही थी। इस भाषण की दो बातें मैंने आपको लिख के दिया है दोस्तों, 11th की बुक से, एनसीईआरटी बुक से। पहली विशेषता ये थी कि भारतीयों के जो भौतिक और नैतिक जो उन्नति है उस पर उसके प्रयास किए जाएंगे और भारतीय नागरिकों को लोक सेवाओं में शिक्षा के आधार पर भी भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम 1858 था, इसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करूं तो इसकी मुख्य विशेषता है दोस्तों, कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। दोस्तों, कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया, ब्रिटेन के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि राज्य सचिव को, भारत का स्टेट सेक्रेटरी को, राज्य सचिव या स्टेट जो सेक्रेटरी था उसको भारत शासन चलाने के लिए नियुक्त किया गया। दोस्तों, भारत शासन चलाने के लिए नियुक्त किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय जो भारत परिषद थी उसका गठन भी किया गया। दोस्तों, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। दोस्तों, इसके अलावा गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल जो पहले 1833 की चार्टर एक्ट में आया था, बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1833 में, और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दोस्तों, और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों, और भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों, अब जो गवर्नर जनरल का जो पदनाम था उसको बदल करके वाइसराय कर दिया गया और भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों, भारत के प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन करते हैं आपको, लेकिन मैंने कम से कम 3-4 बार बोला है दोनों
दोनों वीडियो में, तो अगर आप इनको बार बार सुनोगे तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। इसके बाद की बात करूं तो गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया और ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का भी अधिकार दिया गया दोस्तों। भारतीयों के लिए एक अलग से बजट पेश करने का अधिकार दिया गया ब्रिटिश संसद में दोस्तों। ब्रिटेन की संसद, जिसे पार्लियामेंट भी कहते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। ये मुख्य विशेषताएं थी 1858 के भारत शासन अधिनियम की। इसके बाद की बात करूं 1861 का भारत परिषद अधिनियम दोस्तों, और 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ दोस्तों, गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी उसे गवर्नर जनरल को विधान परिषद बनाने का अधिकार दिया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनका नाम इस प्रकार है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, इसके अलावा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर विधान परिषद है और जो विधान परिषदों का ढांचा है वह 1861 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों ने भारत में विकसित किया था दोस्तों। विधान परिषद बनाने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को, जिसके वाइसराय कहते हैं दोस्तों। वे नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। जो वाइसराय था उसको जिस प्रकार आज राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे दिल्ली में अजीत बेजल साहब है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार उस समय भी जो ब्रिटिश प्रांत बनते थे नए, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दोस्तों किसको सौंपा गया, वायसराय को सौंपा गया, गवर्नर जनरल को सौंपा गया, नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। इसके अलावा 1861 शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता थी गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया दोस्तों। अध्यादेश आप समझते होंगे, जब पार्लियामेंट के दोनों में से कोई भी एक सदन नहीं चल रहा हो, संसद का दो में से एक सदन नहीं चल रहा हो, उस समय अगर कोई अविलंबनीय लोक महत्व का विषय हो, एक अति आवश्यक लोक महत्व का विषय हो, उस पर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास एक शक्ति दी गई है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123, और राज्यपाल को दी गई है दोस्तों 213 के तहत 213 एंड 123 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है दोस्तों, वह शक्ति भारत के संविधान में या भारत में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई दोस्तों। गवर्नर जनरल को आप राष्ट्रपति की तरह पदनाम मान सकते हो। इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के भारत शासन अधिनियम में दी गई थी दोस्तों। इसके अलावा 3 लोगों को वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है वहां पर 3 भारतीयों को सम्मिलित किया गया दोस्तों, पहली बार 1861 के शासन अधिनियम के तहत, और वे लोग थे सर दिनकर राव, पटियाला के राजा और बनारस के महाराजा दोस्तों। सर दिनकर राव पटियाला के राजा और बनारस के महाराजा थे दोस्तों। दिनकर राव पटियाला के राजा और बनारस के महाराजा थे दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम दोस्तों। 1861 में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, पोर्टफोलियो या फिर विभागीकरण की शुरुआत होती है दोस्तों। पोर्टफोलियो या विभागीकरण की डिपार्टमेंटों में बांटा गया दोस्तों। पहली बार अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पदों पर नियुक्ति की गई दोस्तों, इसलिए इसको विभागीकरण या पोर्टफोलियो की शुरुआत भी माना जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करूं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है दोस्तों, ये क्या है, इसमें इसकी मुख्य विशेषता चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत होती है दोस्तों। भारत में पहली बार चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 1892 के भारत शासन अधिनियम में होती है दोस्तों। और जो भारत शासन अधिनियम 1892 था, 1892 था, उसमें संसदीय प्रक्रिया शुरुआत भी मानी जाती है दोस्तों। पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत भी मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया भारतीयों को, लेकिन उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था दोस्तों। आपको विदित होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि अंग्रेजों के समक्ष हम याचनाएं करेंगे, प्रार्थना पत्र मांगेंगे, उनसे आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। उसी के तहत उनकी कांग्रेस की एक ये जीत थी थोड़ी बहुत कि उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे दोस्तों। इसके अलावा सदस्यों को कार्यकारिणी, एक सदस्यों को जो कार्यपालिका है उस पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था दोस्तों 1892 के भारत शासन अधिनियम में। उसके बाद की बात करूं तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों। मार्ले तत्कालीन भारत सचिव था और मिंटो तत्कालीन भारत का वाइसराय था दोस्तों। मार्ले भारत सचिव था और मिंटो वाइसराय था। इन दोनों के नाम पर 1909 का जो
भारत शासन अधिनियम था उसका नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ा दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार पड़ा उसका नाम। और इसमें इस मार्ले मिंटो सुधार को जॉर्ज अरुडेल की कमेटी की सिफारिश पर, जॉर्ज अरुडेल कमेटी की सिफारिश पर लाया गया दोस्तों, जॉर्ज अरुडेल कमेटी की सिफारिश पर लाया गया। इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया दोस्तों। अंग्रेजों की चाल थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर भारत को बांट कर जाए और उसी सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया दोस्तों। 1909 के भारत शासन अधिनियम में दोस्तों ओनली मुसलमानों को दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको विदित होगा कि 1906 में ढाका बांग्लादेश के अंतर्गत आज के बांग्लादेश तत्कालीन पूरी बंगाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उस मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्रत्यक्ष मुस्लिम सांप्रदायिक आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया मुसलमानों को दोस्तों। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता, गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में सीट भारतीयों की नियुक्ति की गई दोस्तों, एक सीट भारतीयों की नियुक्ति के लिए रिजर्व की गई दोस्तों। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद जो 1858 भारत शासन अधिनियम में बनी थी दोस्तों, जिसमें 15 मेंबर थे, उस कार्यकारिणी परिषद में एक सीट भारतीयों के लिए निर्धारित हुई दोस्तों। और प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त हुए उनका नाम था दोस्तों सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा दोस्तों, याद रखना। प्रथम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक सीट भारतीयों की नियुक्ति हो गई। बजट पर पूरक प्रश्न का पूछने का अधिकार दिया गया दोस्तों। जो 1892 के भारत शासन अधिनियम में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने पर अधिकार नहीं था, वो 1909 के भारत शासन अधिनियम में बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया दोस्तों। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया दोस्तों, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया दोस्तों। इसके बाद में इसमें 2 व्यक्ति भी सम्मिलित किए गए दोस्तों। इसके अलावा 2 व्यक्तियों को भी ब्रिटिश कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया। उनका नाम था दोस्तों सैयद हुसैन बिलग्रामी और सी गुप्ता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सी गुप्ता के नाम से जाना जाता है। इनको ब्रिटिश संसद में सम्मिलित किया गया दोस्तों। प्रथम 2 भारतीयों को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत ब्रिटिश संसद में सम्मिलित किया गया और उनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी दोस्तों और सी गुप्ता साहब बिलग्रामी ने 1917 में एक भारत में शिक्षा के ऊपर एक बिलग्रामी और इनके साथ एक आशुतोष नामक 2 व्यक्तियों ने मिलकर के भारत में शिक्षा के लिए एक कमेटी बनाई थी दोस्तों, शेडिशन एक कमेटी थी दोस्तों। वो कमेटी बैठी थी बिलग्रामी के नाम पर दोस्तों। इसके अलावा बात करूं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसका पद नाम परिवर्तित करके दोस्तों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया दोस्तों। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम परिवर्तित करके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद में 1919 की मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों। 1917 में आपको विदित होगा 20 अगस्त 1917 को मोंटेस्क्यू घोषणा आई थी दोस्तों और मोंटेस्क्यू तत्कालीन भारत के वायसराय, भारत सचिव थे दोस्तों और चेम्सफोर्ड तत्कालीन वायसराय थे दोस्तों। भारत सचिव था मोंटेस्क्यू और चेम्सफोर्ड थे दोस्तों भारत के वायसराय। और मोंटेस्क्यू घोषणा आई थी 20 अगस्त 1917 को दोस्तों। और मोंटेस्क्यू घोषणा में यह कहा गया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का असंतोष का अंग्रेजों ने सामना किया उसको, और जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जो क्षतिपूर्ति जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा और भारत में नाम मात्र की उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी दोस्तों। 1919 के मोंटी चेम्सफोर्ड की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है दोस्तों। राज्य में द्वैत शासन लागू किया गया दोस्तों, राज्य स्तर पर द्वैत शासन लागू किया गया दोस्तों और जिसमें राज्य परिषद और विधान परिषदों का गठन हुआ दोस्तों। एक थी राज्य परिषद, एक थी विधान परिषदों का गठन हुआ दोस्तों। और विधान परिषद में स्त्रियों की सम्मिलित किया गया दोस्तों। पहली बार स्त्रियों को जनमत के तहत सम्मिलित किया गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों। आपको यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा या पूछा गया है दोस्तों कि स्त्रियों को भारत में जो कैंडिडेट के रूप में मतदान प्रणाली में सम्मिलित किया गया वो किस शासन अधिनियम में किया गया दोस्तों? वह भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया दोस्तों। इसके अलावा प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया दोस्तों। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया दोस्तों। आरक्षित का मतलब वे विषय जो कि गवर्नर जनरल के पास होते थे दोस्तों और जिन पर नियम बनाने का गवर्नर जनरल को अधिकार होता था दोस्तों। और हस्तांतरित का मतलब ये होता था जो कि
गवर्नर जनरल के पास नहीं थी, राज्य विधान परिषदों या फिर राज्य की जो परिषद या विधानसभा दोनों के पास में हो सकती थी वो, लेकिन दोस्तों नाम मात्र की थी वो। जैसे अगर कृषि विभाग सेंटर के पास था या गवर्नर जनरल के पास था तो उसकी सिंचाई विभाग जिसमें कुछ नहीं कर सकता राज्य, वो राज्य को संभाला गया। और अगर उस पर भी कभी कानून अच्छा नहीं बने तो वो सेंटर संभाल लेगा वापस, उसे कहा जाता है हस्तांतरित विषय। दोस्तों आरक्षित विषय दो भागों में बांटा गया, राज्य विषय को, प्रांतीय विषयों को दोस्तों। इसके अलावा भारतीय उच्चायुक्त पद ब्रिटेन में उत्सर्जित किया गया दोस्तों, भारतीय उच्च आयोग का पद ब्रिटेन में उत्सर्जित किया गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद इस कानून की समीक्षा के लिए एक आयोग बिठाया जाएगा, और वह आयोग आपको पता होगा 10 वर्ष पूरे नहीं होने से पहले ही 8 वर्षों में ही ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी, जो धनी वर्गों की पार्टी हुआ करती है, उसके द्वारा बना करके भारत भेज दिया गया दोस्तों, जिसमें 7 गोरे लोग थे जो कि साइमन कमीशन कहलाता है, और भारत में उसका घोर विरोध किया गया था दोस्तों। लाला लाजपत राय की इसके दौरान ही लाला लाजपत राय की लाठी पड़ने से हत्या हुई थी दोस्तों। इसके अलावा सैंडर्स को जो मारा गया था वो भी इसी के तहत हुआ था दोस्तों। उसके बाद में बात करूं तो, और ये अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 1921 को दोस्तों, 1 अप्रैल 1921 को दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा ही 1924 में भारत में एक आयोग बिठाया गया जिसे ली आयोग कहा जाता है दोस्तों, और जो ली आयोग है उसकी सिफारिश पर ही 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है, और वह लोक सेवा आयोग 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग बन जाता है दोस्तों, फेडरल जो कि संघ लोक सेवा आयोग बन जाता है दोस्तों, और 1950 आता है इसे यूपीएससी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में बात करूं तो भारत में यूपीएससी, आरपीएससी या फिर संयुक्त स्टेट पीसीएस जो बना था वो सब 1919 के शासन अधिनियम से ही बने हैं दोस्तों, ली कमीशन की सिफारिश पर ही बने हैं दोस्तों। उसके बाद की बात करूं 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम एक अति महत्वपूर्ण अधिनियम था दोस्तों, और इसी अधिनियम के तहत भारत का अधिकांश संविधान बनाया गया दोस्तों। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक इसकी विशेषताओं को याद कर लेना दोस्तों। मैं वही विशेषता छाट कर लाया हूं जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो विषय थे उनको 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दोस्तों, इसे ये बहुत बड़ा अपने आप में एक संविधान की तरह था दोस्तों। ये जो शासन अधिनियम था दोस्तों, संघ सूची, राज्य संवर्ती सूची, और इसके द्वारा ही जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के अंदर निहित थी दोस्तों। और आज जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 में है दोस्तों, वह अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। उस वक्त गवर्नर जनरल में निहित की गई थी दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों। इसके अलावा बात करूं तो केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया दोस्तों। उस समय राज्य में द्वैत शासन लागू हुआ था दोस्तों। जो राज्य परिषद और विधान परिषद बनी थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में, अब वही चीजें सेंटर में चली जाती है दोस्तों, और द्वैत शासन सेंटर में लागू हो जाता है दोस्तों, द्वैत शासन सेंटर में लागू हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी जाती है दोस्तों, प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी जाती है दोस्तों। इस कारण से जो प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी राजस्थान और भारत के राजा रजवाड़ों रियासतों में, वो प्रजामंडलों की स्थापना इसी शासन अधिनियम के तहत हुई थी दोस्तों। राज्यों में प्रांतीय स्वायत्ता दी गई दोस्तों, और केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ दोस्तों। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया था दोस्तों, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया था दोस्तों। उसके अलावा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाई गई थी दोस्तों। इसके अलावा बात करूं तो इस अधिनियम के प्रत्यक्ष निर्वाचन था दोस्तों, जो मुसलमानों को 1919 में 9 में दिया गया था, सिखों को 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया था। इसके अलावा 1935 में इसको बढ़ा करके यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इसके अलावा हरिजन और दलित वर्गों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जोड़ दिया गया दोस्तों। इनको भी अलग से अपने क्षेत्र के लिए मतदान करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। और इस अधिनियम के प्रत्यक्ष निर्वाचन जो मुसलमान जो 1909 में मिला था, सिख जो 1919 में मिला था, इसके अलावा यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस और दोस्तों इसके अलावा हरिजन और दलित वर्ग को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया दोस्तों। और अंत में इसको दोस्तों जिन्ना ने कहा था एक सड़ा गला शासन अधिनियम है दोस्तों, और महात्मा गांधी ने भी इसकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया था दोस्तों। उसके बाद में अंतिम भारत शासन अधिनियम 1947 था दोस्तों। इस अधिनियम के तहत भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटते हुए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को
15 अगस्त 1947 को आजाद करने की घोषणा की गई दोस्तों। और एक और घोषणा की गई कि भारत और पाकिस्तान चाहे तो राष्ट्रमंडल समूह में सम्मिलित हो सकता है दोस्तों। राष्ट्रमंडल समूह का मतलब यह है कि जिन जिन देशों में ब्रिटेन राज करता था, कभी अपना औपनिवेशिक रखता था, उन देशों का एक समूह बनाया जहां पर लोग बैठकर और अपना, आज भी दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल की जो सम्मेलन होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमने स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1774 से, और आज हमने 1946 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत को जो डोमिनेंट स्टेट घोषित किया गया, वहां तक की जो सफर था वो तय किया दोस्तों। महत्वपूर्ण विशेषता आपके समक्ष प्रस्तुत करी दोस्तों। इसकी आपको ऐसी की ऐसी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। वहां पर आपको हमारे सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे दोस्तों। इस अंत में यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों जिस प्रकृति ने आपको बनाया उसका संरक्षण करना। जय हिंद, जय भारत।